गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। आज है 20 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अभी हाल ही में जो है 69वें संस्करण के बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का बोल सकते हैं कि अभी आयोजन किया गया है। उसमें जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं, इस क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। साथ ही टॉप 10 क्वेश्चंस भी होंगे जिनको हम विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन, जो कि होगा ये आपका 19 अक्टूबर से रिलेटेड होगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज मैं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछती हूँ। और हमेशा की तरह जो है हम लोग जीके डोज को भी कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जीके डोज की बात करें तो #13 आज का जो जीके डोज है आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। यहाँ हम करेंगे क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अभी आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ बना है या कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, भोपाल में बनाया गया है अभी भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन। साथ ही जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जो है किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो मणिपुर के अभी जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना गया है। वहीं किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में टाड की नई प्रजाति खोजी गई है? तो मिजोरम में। नेक्स्ट है, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो फर्स्ट राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश जो है, जो एक फिक्स्ड बोल सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी को निश्चित करने वाला है, फिक्स करने वाला है श्रमिकों के लिए। तो कौन बना है? उत्तर प्रदेश। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है। इन सभी क्वेश्चंस को मैंने कल की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप लोग अभी जाकर बोल सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को जाके प्रॉपरली देख सकते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने जो है नई दिल्ली में 2+2 वार्ता बोल सकते हैं कि आयोजित की है? तो ब्रिटेन में जो है अभी भारत और ब्रिटेन के द्वारा जो है नई दिल्ली में 2+2 की वार्ता को आयोजित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश श्रमिक शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितनी प्रतिशत बढ़ी है? तो कितनी बढ़ गई है? 70.9% जो है महिलाओं की भागीदारी बढ़ी गई है श्रम शक्ति में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। वहीं किसने साइकिल नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा अभी जो है साइकिल नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। नासा जो है कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो याद रखिएगा यूएस की जो है ये स्पेस एजेंसी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जापान की बोल सकते हैं बेसिकली जापान की जो स्पेस कंपनी है उसका क्या नाम है? तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और नेक्स्ट है कि किस राज्य में नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो पंजाब का ये बोल सकते हैं कि बेसिकली नवापिंडा सरदार गांव है जिसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है। वहीं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो याद रखिएगा, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। तो ये आपको याद रखना है इस मूवी का नाम। और ये मूवी किसकी है? तो आर माधवन की है। तो उन्हीं को ही बोल सकते हैं कि उन्हीं के पिक्चर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन एंड आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन जो है आज है 20 अक्टूबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। तो हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड वर्ष 221 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, अभी जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड बेसिकली सम्मानित किया गया है किन्हें? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वहीदा रहमान। तो वहीदा रहमान को बोल सकते हैं कि इन्हीं को ही अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो आप लोग को याद रखना है वहीदा रहमान, जिन्हें अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो याद रखिएगा आप लोग यहाँ पर
बेसिकली केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की घोषणा की गई। और इस पुरस्कार को बोल सकते हैं कि वहीदा रहमान को किसने सम्मानित किया, किसके द्वारा सम्मानित किया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है बेसिकली यहाँ पर इन्हें सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है यह पुरस्कार जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान दिया गया है। इसी के साथ है इनकी बेसिकली कौन कौन सी मूवी रही है, तो इन्होंने गाइड, नीलकमल के फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार, रेशमा और शेरा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री राष्ट्रीय पुरस्कार सहित कई पुरस्कार भी दिए गए हैं। इसी के साथ ही भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें 1972 में पद्म श्री पुरस्कार से यहाँ पर नवाजा गया। वहीं 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो वहीदा रहमान को याद रखिएगा कि आप लोग बोल सकते हैं कि 1972 में इन्हें जो है पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। और अभी जो है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो कि 2021 का है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है 2020 में किसे दिया गया था दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और 2019 के भी बताइएगा, जरा मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों को कितना याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ त्योहार अभियान की शुरुआत की है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो है स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान, क्योंकि अभी जो है बोल सकते हैं बेसिकली अभी आने वाले टाइम में कि बहुत सारे हमारे फेस्टिवल जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। अभी आप लोगों का दशहरा भी यहाँ पे आने वाला है, साथ ही साथ उसके बाद जो है नवंबर के स्टार्टिंग वीक में ही आप लोगों के पास बहुत सारे फेस्टिवल आ जाएंगे। जैसे कि बोल सकते हैं कि दिवाली हो गया, और दिवाली से रिलेटेड जितने भी फेस्टिवल हैं उन सभी को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो सेलिब्रेट करने के साथ साथ क्या होगा यहाँ पे कि हम लोग फेस्टिवल को बोल सकते हैं कि सेलिब्रेट तो कर तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद की जो गंदगी होती है वो हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं और अपने आस पड़ोस बिल्कुल सफाई नहीं करते हैं। तो इसी के लिए जो है उत्तर प्रदेश में अभी राज्य सरकार के द्वारा स्वस्थ त्योहार अभियान की शुरुआत की गई है। क्योंकि अगर आप लोग भी इस चीज का ध्यान नहीं देंगे कि हमारा आसपास का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए और स्वस्थ रहे हम, तो इसी के लिए है जो सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है। और वहीं पे याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है आगामी त्योहारों को बोल सकते हैं कि आने वाले हैं और मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर दी है। इसके लिए जो है योगी सरकार ने स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार का अभियान चलाया है और प्रदेश के सभी नागरिक निकायों में साफ सफाई के लिए क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गाइडलाइंस की भी शुरुआत की है, ताकि जो है बेसिकली जितने भी हमारे पर्व हैं, जो कि है नवरात्रि, दशहरा व दीपावली जैसे त्योहार को हम लोग कैसे मनाएं, साथ मिलकर तो मनाएं और लेकिन साथ ही क्या करें, सफाई भी करें। तो स्वच्छ त्योहार होना चाहिए और स्वस्थ त्योहार के रूप में ही मनाने का संदेश दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और आप लोगों को फीडबैक देना है कि आप लोगों को जो है आज का सेशन कैसा लगा है। फीडबैक देने से आप लोगों को मुझे पता चलता है कि आप लोग वीडियो को कितना लाइक कर रहे हैं, कितना पसंद आती है आप लोगों को वीडियो। सो आप लोगों को वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलना है। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित की जाएगी। तो इस साल जो है 2023 में हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं आयुर्वेदा डे को, जो कि 2023 में ही होगा। तो याद रखना है इसकी थीम को किसके ऊपर आयोजित करने वाले हैं, तो क्या थीम क्या रहने वाली है पर्टिकुलर, तो वो याद रखिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यानी ये है कि वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी वन आयुर्वेदा फॉर हेल्थ जो है इस साल की थीम रहेगी। और ये थीम जो है इसी थीम के बेस के ऊपर जो है आयुर्वेद दिवस को मनाया जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे है वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, बोल सकते हैं कि थीम जो रखी गई है आयुर्वेद दिवस का मनाया जाना है, जो कि एक वैश्विक कार्यक्रम होगा और इसे
सफल बनाने के लिए आयुष मंत्रालय को देश के सभी मंत्रालयों का सहयोग भी मिला है। साथ ही आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है 10 नवंबर 2023 को धन्वंतरि जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले आयुर्वेद दिवस को सफल आयोजन के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो इसकी जो थीम है वो इम्पोर्टेंट है, या क्या आपको याद रखना है क्या रहेगी, तो वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। वहीं इस वर्ष जो है आयुर्वेद दिवस जो है दुनिया भर के लगभग 100 देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, इसकी थीम को याद रखना है। और इसको जो सेलिब्रेशन है कब किया जाएगा, 10 नवंबर 2023 को धन्वंतरि जयंती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फोर्थ, हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया जाएगा। तो काटी बिहू पर्व जो है कहाँ मनाया जाएगा, यहाँ बिहू नाम आया है तो बिहू नाम आप लोगों को पता है कि बिहू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो असम में ही मनाया जाता है। तो वही काटी बिहू पर्व भी कहाँ मनाया जाएगा, असम में, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा जो ये हमारा बोल सकते हैं कि काटी बिहू पर्व जो है ये असम में मनाया जाने वाला एक पर्व है, जो कि खेतों में बोल सकते हैं कि इस समय खेतों में जाके रात के समय तुलसी को रखकर अपने अपने खेतों में वहां पर पूजा की जाती है कि बोल सकते हैं कि जो खेती है वहां पे अच्छी हो, और इसी के लिए लक्ष्मी के रूप में यहाँ पर तुलसी के तुलसी के पूजा की जाती है यहाँ पे रखकर खेतों के बीच में। तो वही जो है असम प्रदेश में बिहू पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि 18 अक्टूबर को 2023 में के दिन जो है काटी बिहू पर्व को मनाया गया है, जो कि असमिया कैलेंडर के अनुसार जो है काटी मास में मनाया जाता है। इस पर्व को जो है कंगोली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। ये बोल सकते हैं कि बेसिकली जो है किस पर्टिकुलर उसके लिए मनाया जाता है, क्रॉप के लिए। तो याद रखिए चावल की फसल की वृद्धि और नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जो है काटी बिहू पर्व को मनाया जाता है। असम में जो है आप लोगों को पता है कि तीन बार जो है बिहू पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। तो बिहू फेस्टिवल जो है 3 टाइप के होते हैं, किस महीने में मनाते हैं तो चलिए एक बार जान लेते हैं, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा भोगाली जो है ये बिहू है, जो कि जनवरी महीने में मनाया जाने वाला बिहू त्योहार है। और उसके बाद जो है रोगाली या फिर बोहांग बिहू, जो कि अप्रैल मास के महीने में मनाया जाने वाला बिहू पर्व है। और अंत में मनाया जाता है कोंगाली या फिर काटी बिहू, जो कि अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। तो ये 3 प्रकार के पर्व हैं, तो आपको याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि असम में जो है जो काटी बिहू पर्व है वो अक्टूबर मंथ के महीने मनाया जाता है, और खेतों के बीच में जो है तुलसी के बोल सकते हैं कि पौधा को रखकर महिलाओं द्वारा या फिर सभी के द्वारा बोल सकते हैं कि पूजा की जाती है, दीप दिए जलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए किस राज्य की पहली एआई आधारित चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है। तो तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो तमिलनाडु जो है यहाँ पर जंगली हाथी जो होते हैं उनकी मौत पर रोक लगाने के लिए एआई आधारित चेतावनी जो कि यहाँ पे लगाई गई है, उस प्रणाली उस सिस्टम को जो है बेसिकली यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु है। और वहीं इससे जो रिलेटेड शॉर्ट नोट है उसकी बात करें तो हाथियों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने 13 अक्टूबर 2010 को हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। क्यों, ताकि हम क्या कर सके, हाथियों का संरक्षण कर सके। जबकि देश में 3 राज्य हैं, जैसे झारखंड है, कर्नाटक है, केरल है, इन सरकारों के द्वारा ही बेसिकली हाथी को राजकीय पशु के रूप में मान्यता दी गई और उनके संरक्षण के लिए किया गया था। तो याद रखिएगा हाथी के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने 13 अक्टूबर 2010 को ही जो कि राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रिकॉर्ड अवार्ड जो है, माफ कीजिएगा, अवार्ड जो है जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बन गए हैं। तो अभी जो है तेलुगु के पहले एक्टर बने हैं जिनकी इमेज आप देख रहे हैं, आप लोग सभी जानते होंगे भली भांति, इनका नाम है अल्लू अर्जुन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो अल्लू अर्जुन जो है एक तेलुगु स्टार है, जो कि इन्हें इस साल 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म संस्करण का बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने जो है अल्लू अर्जुन की साउथ की मूवी देखी है, तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन सी मूवी देखी है और कौन सी आप लोगों की फेवरेट है, तो जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे हम शॉर्ट नोट की बात करें तो अल्लू अर्जुन को 2021 के फिल्म पुष्पा द राइज के उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं आलिया भट्ट को और कृति सेनन को है उनकी मूवी यानी कि आलिया भट्ट की मूवी जो थी गूंगी बाई काठियावाड़ा और कृति सेनन की मूवी रही है मिमी, उनके लिए उस पिक्चर में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दोनों आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। और हम लोगों ने कल की पिक्चर में कल की बोल सकते हैं कि बेसिकली कल के दिन हमने डिस्कस कर लिया था कि किस पिक्चर को है जो बेस्ट पिक्चर जो रही है उसे अवार्ड दिया गया है। तो कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ग्लोबल पेंशन जो है इंडेक्स 2023 का जारी कर दिया गया है और इसमें कौन सा जो कंट्री है वो टॉप पर रही है? तो याद रखिएगा नीदरलैंड। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो नीदरलैंड जो है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में फर्स्ट रैंक इसके द्वारा यहाँ पे हासिल की गई है। वहीं आइसलैंड की बात करें यहाँ पर तो सेकेंड पोजिशन जो है किसकी आई है? आइसलैंड की आई है और थर्ड पर जो है डेनमार्क आया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है तीनों रैंक को, आपको याद रखिएगा इतना। और ऐसे तो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड यहाँ पे शॉर्ट नोट की बात करें पहले तो हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो याद रखिएगा भारत की रैंक कितनी आई है? 111वें स्थान पर हम लोग हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। वहीं नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु जो है शीर्ष पर रहा है। इसी के साथ ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो है स्विट्जरलैंड जो है टॉप रैंक को हासिल किया है। नेक्स्ट है कि हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर जो है उसने यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया है। तो याद रखिएगा ये शॉर्ट नोट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन को करेंगे डिटेल में डिस्कस। तो अक्टूबर 2023 में मर्सर CFA इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को जारी किया गया है। बेसिकली ये जो इंडेक्स जो है 47 देशों की जो पेंशन प्रणाली है उनका आकलन करके ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को जारी किया जाता है। इसमें टोटल जो है 47 कंट्रीज होती हैं और भारत की रैंक क्या है? 45 है। तो याद रखिएगा 47 जो है टोटल कंट्रीज है और भारत की रैंक कितनी है? 45 आई है। वहीं 2022 की बात करें तो भारत जो है 44 देशों में 41वें स्थान पर था। और इस सूचकांक में बोले कि फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल की है? तो यहाँ पर जो है नीदरलैंड जो है फर्स्ट पोजीशन पे आया है, आइसलैंड दूसरे नंबर पर है, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। वहीं दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना जो है यहाँ पर 47 यानी अंतिम स्थान पर आई है। तो अंतिम स्थान पर कौन है? अमेरिका देश जो कि अर्जेंटीना है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 2023 में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का अभी ये जो है 15वां संस्करण को जारी किया है। तो 15वें संस्करण में अभी भारत की रैंक कितनी आई है? तो 45 आई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 8, हाल ही में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 को किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा अभी जो है बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023-28 को किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखना है आपको। बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने की बात करेंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है पटना के बापू भागागर में आयोजित एक समारोह में चौथे बिहार कृषि रोड मैप 2023-28 का उद्घाटन किया है। बेसिकली यहाँ का जो राज्य कृषि रोड मैप जो है बिहार के कृषि विकास को बढ़ावा देगा और यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि विभिन्न नवीन विचारों और कार्यक्रम और रणनीतियों को शामिल किया जाना है इस 4th कृषि रोड मैप 2023-28 में। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में जो है 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। जो कि पहले की बात करें तो क्या है? तो याद रखिएगा यहाँ पर उत्तर पश्चिम जलोढ़ समतल है जो कि जोन 1 में आता है। वहीं उत्तर पूर्व जलोढ़ समतल है जो कि सेकंड जोन में आता है और वहीं दक्षिण जलोढ़ समतल जो है थर्ड जोन में आता है। तो बिहार के जो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं उनको याद रखना है। नेक्स्ट है 2021-22 में कृषि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में बिहार की जो अर्थव्यवस्था रही है क्रमशः कितनी रही है? तो कृषि की बात करें तो 26% रहा है। वहीं विनिर्माण की बात करें तो 15% रहा है और 59% की बात करें तो यहाँ पे सेवा क्षेत्र में योगदान रहा है बिहार राज्य का जो कि 21-22 में है। वहीं अभी जो है योगदान देने का अनुमान लगाया गया है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा।
नेक्स्ट है कि प्रमुख यहाँ के जो खाद्य फसलें हैं क्या है, धान, गेहूं, मक्का, दालें हैं। जो कि मुख्य नकदी की बात करें तो फसलों में क्या है, गन्ना है, आलू है, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च और जूट आदि हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है, यहाँ पे बिहार के जो कृषि मंत्री हैं इनका नाम है कुमार सर्वजीत। तो इंपॉर्टेंट है, अभी चौथे बिहार कृषि रोड मैप 2023-28 का उद्घाटन कर दिया गया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, हाल ही में किस राज्य की पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता गया है। तो अभी जो है मध्य प्रदेश के द्वारा अभी पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष महिला वेस्ट चैंपियनशिप 2023 को अपने नाम किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, हाल ही में कौन मलेशिया अभिनेत्री राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी है? तो ये जो आप देख रहे हैं महिला जो कि मलेशिया की अभिनेत्री है जिनका नाम है, याद रखेंगे, मेसले यो। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो मेसले यो को जो है अभी राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य के रूप में चुना गया है। और इनकी बात करें तो ये जो है ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री मेसले यो हैं, जिन्हें के अभी मुंबई में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 141वें सत्र की बैठक में सदस्य के रूप में इन्हें अभी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। वहीं बात करें कि इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री के लिए जो ऑस्कर दिया है, तो किस फिल्म के लिए दिया है? तो याद रखिएगा, इनकी मूवी थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इसी मूवी के लिए इसमें इन्हें सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री के रूप में इन्होंने ऑस्कर को अपने नाम किया था। तो याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे जीके डोज, जो कि 13 सेशन है आप लोगों का आज। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आप लोगों को पता है जो प्रधानमंत्री जो है वो नीति आयोग के कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। साथ ही आपको अभी कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि बेसिकली यहाँ पर नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप मुझे बताइए कि नीति आयोग के की फुल फॉर्म क्या है। और आपको याद रखना है यहाँ पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री सुमन बेरी है। और आपको बताना है कि मुख्य यहाँ के अध्यक्ष कौन है। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को अभी देना है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बोल सकते हैं यहाँ पर माफ कीजिएगा। तो याद रखना है आपको कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो याद रखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? तो वो कौन सा मृदा जल है जो कि किसी भी पौधे के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है? तो कोशिका जल जो है वो मृदा जल है जो कि पौधे के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है। तो कोशिका जल की बात करें तो ये भूमि में पादप मुख्य रूप से मिट्टी में जल को अवशोषित करती है और मिट्टी जल भंडार व जड़ों के वृद्धि का माध्यम यही करती है। तो याद रखना है आपको कि कोशिका जल जो है किसी भी पौधे को सबसे ज्यादा आवश्यक रूप में चाहिए होती है। तो मृदा जल को याद रखेंगे कोशिका जल के रूप में। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रार्थना समाज गठन की बात करें तो ये है बेसिकली किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो है इन्हीं के द्वारा बेसिकली यहाँ पर जो है प्रार्थना समाज का गठन किया गया था। तो याद रखना है आपको। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बार कि आत्मारंग पांडुरंग जो है इनके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये आप लोग सन भी याद रख लीजिएगा, 1867 को। कब? 1867 को मुंबई में। तो बंबई में उस समय के प्रार्थना समाज का गठन किया गया था। और क्यों किया गया था? तो ये है जो है भक्ति परंपरा का समर्थक थे और इनके द्वारा जो है जातीय बंधनों को खत्म करने के लिए और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए ये प्रयास किया गया था, ताकि जो है प्रार्थना समाज जो है महिलाओं को किस प्रकार से शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करे और विधवा विवाह जैसी लगी पाबंदियों को रोका जा सके। तो आत्मारंग पांडुरंग को याद रखना
है आपको, ताकि जो कि इनके द्वारा है प्रार्थना समाज की गठन किया गया था। वही संविधान सभा में संविधान का प्रारूप कब स्वीकृत किया गया था? तो याद रखिएगा आप लोग, 26 नवंबर को 1949 को जो है संविधान का प्रारूप जो है स्वीकृत किया गया था। कब? 26 नवंबर को 1949 को। बेसिकली आपको याद रखना होगा संविधान जो है हमारा कब बन के तैयार हुआ था, तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि पूरे ये 2 वर्ष लगे थे इसे, ठीक है, 2 वर्ष लगे थे और साथ ही 11 महीने लगे थे और 18 दिन। तो जो है हमारा पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जो है हमारा संविधान जो है पूरी तरीके से तैयार हो गया था। तो याद रखना है इतना। और नेक्स्ट है कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से जो है हमने नीति निदेशक को लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। और आपको ये भी याद रखना है साथ ही जो कि डीपीएसपी है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा उसमें कौन से भाग में आता है? तो भाग की बात करें तो पार्ट 4 में आता है। तो भाग 4 में जो है डीपीएसपी आता है और इसे हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। इसे लेने का बेसिकली बोल सकते हैं कि क्यों लिया गया है? तो याद रखिएगा कि डीपीएसपी जो है एक कल्याणकारी राज्य के लिए एक विशाल सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम का निर्माण करता है। तो इसीलिए जो है राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को हमने आयरलैंड से लिया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या भाग 4 में दिया गया है। और अनुच्छेद भी याद रखना है आपको। अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो है 36 से लेकर कहां तक है? तो आर्टिकल 36 से लेकर ये 51 तक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वह व्यक्ति कौन है जिसने भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है जिन्हें भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि सर्वगाही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही की बात हो रही है। तो सर्वग्राही जो कि ए और बी होते हैं, जो कि सभी से ले लेते हैं। वहीं सर्वदाता की बात की जाए तो कौन सा ब्लड ग्रुप है? याद रखिएगा ओ, जो कि सभी को क्या देता है? दे सकता है, पर लेता किससे है? ओ से ही है। तो याद रखना है यहाँ पे सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो ए बी है। और सर्वदाता की बात करें तो कौन है? ओ है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन ए जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। किसके लिए? तो याद रखना है आंख के लिए। तो विटामिन ई जो ए है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है कि शोर को जो है किस में मापा जाता है? जो शोर है उसे बेसिकली किस में मापा? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो हाल ही में किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, कमेंट बॉक्स में आपको करेक्ट आंसर करना है। साथ ही यहाँ बात करेंगे लास्ट वीडियो में जो आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड के। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए और बहुत सारा आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कीजिए। ओके, आप लोगों को बस छोटा सा काम करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।